आप ये देखिए कि 19 जनवरी की 1990 की रात याद करिए, हौलनाक रात, भयानक रात, और हज़ारों हज़ार मस्जिदों से आपको ललकारा धुतकारा जाता है, चैलेंज दिया जा रहा है। हज़ारों हज़ार लोग सड़कों पे हैं, गलियों में हैं, चौकों में हैं, चौराहों पे हैं। ए काफिरो ए ज़ालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। और हमसे ये कह रहे हैं अपनी बहू बहन बेटियों को वहाँ छोड़ के आप जाइए, हमको पाकिस्तान बना। ऐसे में आप क्या करते? हमने बहू बेटियों की इज्जत बचाई, उनका हाथ पकड़े, उनको लेके भाग गए। घर पीछे छूटा, मकान छूटा, सामान छूटा, वो मामूली बात थी, वो हमने फिर से बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए उस समय आप क्या, मैं स्वयं की बात बताऊं, मेरे पास मैट्रिकुलेशन से पीएचडी तक की एक सर्टिफिकेट आपके साथ नहीं है। मैं क्या करता उस चीज़ को? मेरे लिए मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ इंपॉर्टेंट थी, हमारी इज्जत इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसे में उस दौर में जो लोग जान बचा के आए, उन्होंने प्रायोरिटी इसी चीज़ को दी, अपनी बहू बेटियों की इज्जत और अपने धर्म की इज्जत, अपनी संस्कृति की इज्जत और अपनी भारतीयता की रक्षा में उन्होंने सब कुछ त्याग करके चले आए। इस कोरोना महामारी के बाद कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बार फिर से खुल चुका है और जो भी स्टूडेंट्स जेकेपी, एसआई, जेकेएसएसबी, एसएससी, बैंकिंग या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर गाइडेंस पाना चाहते हैं तो जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आकर अपना नाम दर्ज करवाएं और बुधवार से शुरू हो रहे बैच में क्लासेस ज्वाइन करें। क्लासेस के दौरान कोविड गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा ताकि आप स्वस्थ रहकर अपने कैरियर संबंधी सपने को साकार कर पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 4.5 सालों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अग्नि शेखर जी। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए। जिन लोगों की प्रॉपर्टी 1990 में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था, वहाँ पर कई लोगों की जो है प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर रह गई, कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जला दिया गया। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान बचाते हुए जब जम्मू पहुंचे तो उनके घरों के कागजात वहीं पे रह गए, जल गए। अब उन लोगों की प्रॉपर्टी जो है वापस मिल सकती है। ये एक नया पोर्टल जो है स्टार्ट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के अंदर, और किस तरह का ये डिसीजन है हम अग्नि शेखर जी से बात करेंगे। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके कागजात आज तक नहीं मिले ज़मीन के, या फिर उनकी इलीगली एनक्रोच कर ली गई है ज़मीन। उन लोगों का क्या होगा और उनके लिए ये क्या आगे अपील करेंगे ऑनरेबल एलजी को। अग्नि शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अग्नि शेखर जी, इस चीज़ को आप किस तरह से लेते हैं? ये जो एक डिसीज़न लिया गया है, कितना सही डिसीज़न है? और जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के पीछे रह गई कश्मीर के अंदर, उसकी वापसी के लिए कितना सही डिसीज़न है ये? हम तो शुरू से ही लगभग, अब मान लीजिए कि 1997-96 से ही हम मांग करते आ रहे हैं। जो हमारी सेल्स हुई हैं वो कोई दिल से नहीं हमने बेची हैं। किसी भी जो कश्मीर से लोग आए, मजबूरी में, विवशता में, जो हालात थे आपके, और सरकार जब आपके साथ नहीं थी, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई थी, मकान बनाना था, कब तक आप टेंटों में रहते, जो भी जितनी भी मजबूरियाँ आदमी की हो सकती हैं ऐसे हालात में, तो उसे हम डिस्ट्रेस कहेंगे। उस डिस्ट्रेस में जो सेल्स हुई हैं, और ये चूँकि नालायकी सरकारों की थी, जिम्मेदारी सरकारों की थी, सरकारें फेल हुई, तो हमको अपनी ज़मीनें औने पौने दामों में बेचनी पड़ी। और मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाऊं आपके देखने वालों को, मैं जो विश्व प्रसिद्ध डल झील है, डल झील से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर था सथुबर वर्षा में। मेरे मकान की तीसरी और तीसरी मंजिल की ऊपर छत से डल दिखता था। डल झील पे सवेरे का जो धूप गिरना दिखता था, चांदनी थिरकती हुई दिखती थी। आज मैं बच्चों को कहता हूँ, ताजुब करते हैं। तो ऐसी जगह पे मेरा मकान जब था, मेरा मकान लूटा गया, मेरा मकान जलाया गया। उसके बाद वो ऑक्यूपाई हुआ, और मजबूरी में मेरे पास जब कोई विकल्प नहीं था, जिसने ऑक्यूपाई की, आप ये मान लीजिए कि 2 शेयर होल्डर्स हम थे, और उसने 2 शेयरहोल्डर्स को 50 या 60 हज़ार रुपये दिए, और 60 हज़ार में वो प्रॉपर्टी मुझे बेचनी पड़ी जिसकी कीमत आज 20 करोड़ हो सकती है। क्योंकि मजबूरी थी, मैं आप कह सकते हैं कि क्यों बेची। और मैं कैंप में रह रहा था, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी, जान पे बनाई थी। अब जब हम भागे, तो भागते हुए हमको तो बिल्कुल रात के अंधेरे में निकलना पड़ा। मेरी किताबें, मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरा सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के हम भागे हैं।
अब आप मुझसे कहेंगे कि इस पोर्टल पे जाइए, मैं वेलकम करता हूँ एलजी साहब का, माननीय मनोज सिन्हा जी ने कम से कम 1997 के बाद से आज पहली बार किसी सरकार ने एक नॉन स्टार्टर जो रहा है इस बीच, उसमें एक गति दी है, एक स्पीड आई है, एक फोकस में एक पहलू आया है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ का इशू है, ये दरअसल 2 जून 1997 को एक्ट आया, और द जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन और एक्ट, ऐसा जिसे शॉर्टली हम डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट कहते हैं। उस डिस्ट्रेस सेल एक्ट से पहली बार ये हुआ कि सरकार की मान्यता मिली, ऑफिशियली सरकार ने माना कि इस तरह की डिस्ट्रेस सेल्स हुई हैं, और हुई हैं, हज़ारों की संख्या में हुई हैं। और एक तो ये था, उससे हमारे केस जो इसके खिलाफ लड़ रहा है उसका एक बेस ज़रूर बना। उसके बाद वो एक्ट जो आप लेंगे, डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट, उसको आप जब पढ़ेंगे, वो डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट अथोराइज करता है डिप्टी कमिश्नर्स को, या जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको कस्टोडियन बनते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ के। और कस्टोडियंस बनते हैं तो यानी उनका ज़िम्मा है, उनके ज़िम्मे है आपकी प्रॉपर्टीज़ छूटी हुई, हड़पी गई हुई, जलाई हुई, ये सारा ज़िम्मा सरकार का है। और ऐसे में जो अभी पोर्टल, उसका स्वागत करते हुए कम से कम आपने इस इशू को सामने लाया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस इशू को हमारे हिसाब से कैसे होना चाहिए था, ये इशू डिप्टी कमिश्नर को अथोराइज करता है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, हम अप्लाई करेंगे पोर्टल पे, फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और क्योंकि आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, आप जा करके वेरिफिकेशन 15 दिन में ही करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे डिविजनल कमिश्नर। तो सिस्टम के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, सिस्टम आपका पारदर्शी है, 15 दिन में आप निपटारा करना चाहते हैं, फाइन। लेकिन इस सिस्टम में आप क्या कहते हैं कि जिनका एनक्रोचमेंट हुआ है, एनक्रोचमेंट मंदिरों के साथ हुआ है, एनक्रोचमेंट मंदिरों की ज़मीनों के साथ हुआ है, गाँव में हुआ है, ये तो अच्छी बात है एनक्रोचमेंट, लेकिन मसला का टोटलिटी में एनक्रोचमेंट तक का ही नहीं है। जैसे मैंने समझाने के लिए अपने घर की बात की आपको, अपने मकान की, ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं बचे। वो अगर आपके पोर्टल पे जाएंगे, वो क्या बताएंगे, आप उनके कागज़ मांगेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस सारे कानून में, एक्ट में जो आपने बनाया, बहुत अच्छा किया आपने, हम मानते, इस बात का वेलकम करते हैं आपको। इसमें आपके पास जो चाहे डिविजनल कमिश्नर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ये अथॉरिटीज़ हैं, कस्टोडियन तो हम मानते हैं, इनके पास सारा रीच है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास सेल लीड्स हैं, और इनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं इजीली। ये लोग, आप ये कहते हैं कि वो वेरीफाई भी करेंगे और वो सर्वे भी करेंगे, ऐसा ये कानून कहता है, एक्ट, और आपने पढ़ा भी होगा मीडिया में, और ये सर्वे करेंगे। क्यों नहीं ये लोग सर्वे करके, सब कुछ इनके पास है, सारा जमा करके जो आपके पास जानकारी आएगी। और जो डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट, खुद गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि 90 में लगभग 60,000 और 60,000 फैमिलीज थी, उसमें 44,000 फैमिलीज जम्मू में रुकी, रजिस्टर्ड है यहाँ रिलीफ कमीशन के साथ, और उन्हें ब्रेकअप भी दिया, उसमें हिंदूज कितने, सिख कितने, और कुछ मुसलमान भी हैं। ये जो आपका आंकड़ा है, इसमें आपके पास पता चलना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि कितने हज़ार लोगों की प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रेस में गई हैं, और आपके पास एनक्रोचमेंट कितने हैं, टेम्पल्स की, सारा है। तो ये हमको लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या भरूं वहाँ, वो मुझे बता पोर्टल मुझे रिजेक्ट कर देगा, जबकि मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ, मैं, यानी हमारे जैसे सैकड़ों हज़ारों फैमिलीज़ होगी जो ऑल ओवर स्कैटर्ड हैं। तो इसलिए इसमें गुंजाइश है, ये है कि जो हम कहते आ रहे हैं कि लेट दिस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट और या ये डिविजनल कमिश्नर स्वयं में, जो कस्टोडियन है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वाइड इस सारी डिस्ट्रेस सेल्स। उसके बाद आप देखिए आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें एक कमी है, इसमें आप कम्युनिटीज़ को आप करें, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें सुधार ये कीजिए, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वो कहाँ जाएंगे। तो इसमें एक खोट है, एक कमी है, जिसको पूरा किया जा सकता है, सरकार करनी चाहिए। सरकार के मंशा पर हम कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको आप फूल प्रूफ बनाइए, ताकि आपकी जो आप स्वयं कह रहे हैं 44,000 फैमिलीज़ हैं, और 44,000 में
मेरे अनुमान से कम 60% फैमिलीज की सेल्स डिस्ट्रेस सेल्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल मैं भी गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा कि पोर्टल बनाना तो सही है और बड़ा अच्छा कदम है, और जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं जिनको कश्मीर से निकाल दिया गया, वेलकम स्टेप है। लेकिन वो लोग भी हैं जिन लोगों ने अपनी जान बचानी जब चाही और वहाँ से भागे, वहाँ पर जब उनके ऊपर कत्लेआम शुरू हुआ आतंकियों द्वारा कश्मीर के अंदर 1990 में, तो वो अपने ज़मीन के कागज़ उठाते, अपने सर्टिफिकेट उठाते या अपनी जान बचाते। तो उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? आशा है कि गवर्नर साहब इस बारे में भी कुछ देखेंगे, और जो एक डिस्ट्रेस एक्ट बनाया गया था, जो डिस्ट्रेस सेल एक्ट बनाया गया था, उसके ऊपर भी एक बार नज़र डालें ताकि जितने भी कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उनको इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। राम राम।